हाय डियर स्टूडेंट, आज हम मॉडर्न फिजिक्स यूनिट 7 लास्ट यूनिट आपकी बात करते हैं। लेज़र क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, लेज़र इस शब्द का विस्तार निम्न रूप से, इसका फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश की एक कला संबद्ध एक वर्णीय तथा एक दिशी घनी किरणावली उत्पन्न करती है। लेज़र बीम के नाम सुना होगा। तो लेज़र एक ऐसी युक्ति है जिससे एक क्या है, किरण उत्पन्न होती है, बहुत शार्प होती है, तेज होती है, एक दिशा में चलती है। लेज़र का मूल विकास का विचार आइंस्टीन द्वारा 1917 में प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने इसमें विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन की धारणा की व्याख्या की। अब हम बात करते हैं अवशोषण, स्व उत्सर्जन तथा उद्दीप्त उत्सर्जन। हम जानते हैं कि परमाणु अणु अथवा आयनों के एक ऊर्जा अवस्था से किसी अन्य ऊर्जा अवस्था में संक्रमण करने पर प्रकाश का उत्सर्जन अथवा अवशोषण होता है। उत्सर्जित और अवशोषित प्रकाश ऊर्जा के क्वांटम के रूप में होता है। तो प्लांक के नियम से E बराबर h न्यू इज इक्वल टू E1 इक्विवेलेंस C2 का ये साइन का मतलब माइनस होता है कि जो E1 E2 में से जो बड़ा होगा उसमें से माइनस होगा। न्यू आप जानते हैं उत्सर्जित अवशोषित प्रकाश की क्या है, आवृत्ति है। E1 एक ऊर्जा स्तर है, E2 दूसरा ऊर्जा स्तर है, H प्लांक नियतांक है। कण द्वारा विकिरण उत्सर्जन के साथ उनकी सामान्य अवस्था में ट्रांजिशन दो भागों में होता है, जिसमें एक नियत होता है तथा दूसरा परावर्तित होता है। नियत उत्सर्जन स्पॉन्टेनियस तथा परिवर्तित उत्सर्जन स्टिमुलेटेड कहलाता है। ठीक है। स्व उत्सर्जन स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होता है? इसमें स्टेट 2 से मतलब कि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पे जब कण आता है तो एक क्या होता है, एच न्यू एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है। तो आइए देखिए, इसका जो लिखा है, ये फिगर था। तो देखिए, स्व उत्सर्जन में एक कण उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर स्वतः तुरंत आ जाता है तथा इस क्रिया में एक फोटॉन एच न्यू उत्सर्जित करता है। इस प्रकार वह उत्सर्जन जो किसी बाह्य उत्तेजन के बिना संपन्न होता है स्वतः उत्सर्जन कहलाता है। परमाणु उत्तेजित अवस्था में केवल 10⁻⁸ सेकेंड रहता है, उसके बाद वह स्वतः ही विकिरण उत्सर्जित कर निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। चित्र में परमाणु प्रारंभ में उत्तेजित E2 में है तथा आवृत्ति न्यू का फोटॉन उत्सर्जित कर अवस्था E1 में आ जाता है। आवृत्ति न्यू निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है, E न्यू बराबर E2 माइनस E1 अपान H। ठीक है। उद्दीप्त उत्सर्जन क्या होता है? देखिए, उद्दीप्त उत्सर्जन में क्या होता है, उद्दीप्त उत्सर्जन में उत्तेजित परमाणु पर ऊर्जा एच न्यू का एक फोटॉन डालकर एक अन्य फोटॉन को उत्सर्जित कराया जाता है। इसमें एक फोटॉन डाल के एक अन्य फोटॉन उत्सर्जित कराया गया है। देखिए, आपको फिगर में कराया जाता है। उत्सर्जित फोटॉन मूल फोटॉन के समान होता है। फोटॉन उत्सर्जित कर परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर में चला जाता है। उत्सर्जन करने वाले फोटॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर होनी चाहिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये छोटी छोटी टॉपिकें हैं, डिफिनीशन आपको पूछता है, इसको तैयार रखेंगे आप। जैसे आपको जनसंख्या पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन में सामान्य अवस्था में निम्न ऊर्जा स्तर क्या होता है, आपको पता है। सामान्य अवस्था में क्या होता है, निम्न ऊर्जा भरे होते हैं, जिसमें अणुओं की संख्या ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉनों की उच्च ऊर्जा स्तरों की तुलना में। लेकिन इसका उल्टा जब होता है, अगर ऐसी स्थिति हो कि उच्च ऊर्जा स्तर में ज़्यादा संख्या हो इलेक्ट्रॉनों की इन कंपेरिजन टू निम्न ऊर्जा स्तर, तो इस स्थिति को कहते हैं कि जनसंख्या उत्क्रमण। कहने का मतलब कि जनरली क्या होता है, आपका निम्न ऊर्जा स्तर ज़्यादा भरे होते हैं और उच्च ऊर्जा स्तर कम भरे होते हैं। लेकिन इसके विपरीत जब होता है तो इस स्थिति को जनसंख्या उत्क्रमण कहते हैं। ठीक है। पंपिंग क्या होता है? तो जनसंख्या उत्क्रमण जो होता है, उत्पन्न करने की क्रिया को ही पंपिंग कहा जाता है। जैसे मैंने लिखा है आपको, देखिए, पदार्थ में जनसंख्या उत्क्रमण करने की क्रिया पंपिंग कहलाती है। इस क्रिया में इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तरों से उच्च ऊर्जा स्तर में पंप किए जाते हैं।
ठीक है। अब देखिए एक्टिव मटेरियल्स क्या होते हैं। सक्रिय पदार्थ वह पदार्थ जिसमें जनसंख्या उत्क्रमण कर ली गई है। सक्रिय पदार्थ जिसमें जनसंख्या मतलब उच्च ऊर्जा स्तर में ज़्यादा अणु भर गए हैं तो वो क्रिया कहलाती है, वो पदार्थ कहलाएंगे एक्टिव मटेरियल मतलब सक्रिय पदार्थ। लेकिन रूबी लेज़र क्या होता है। रूबी लेज़र का फिगर आपके सामने बना है। ये कूलिंग है, कूलिंग ये पूर्ण परावर्तक मटेरियल है। और ये रूबी क्रिस्टल रॉड है, रूबी क्रिस्टल का फ्लैश ट्यूब है जिससे फोटान भेजा जाता है। आंशिक परावर्तन है, यहाँ आपके उत्सर्जित लेजर प्रकाश होंगे। देखिए जनसंख्या उत्क्रमण एक रूबी क्रिस्टल में उत्पन्न किया जा सकता है। रूबी क्रिस्टल मूलतः एल्यूमिनियम ऑक्साइड से निर्मित होता है जिसमें कुछ एल्यूमिनियम परमाणु के स्थान पर क्रोमियम परमाणु होते हैं। प्रकाश प्रवर्धन क्रोमियम परमाणुओं के कारण होता है। रूबी लेज़र द्वारा अति सूक्ष्म समय अंतराल के लिए बहुत उच्च शक्ति उत्पन्न की जा सकती है। रूबी क्रिस्टल में लेज़र उत्पन्न करने के लिए उपकरण उपयुक्त चित्र में प्रदर्शित किया गया है। ये फिगर बना देंगे, ये लिख देंगे इतना, उसके बाद इसका ऑपरेशन लिख देंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसका ऑपरेशन प्राचलन फिगर आपने देखा। इसमें सक्रिय पदार्थ एक 0.5 सेमी व्यास तथा कुछ सेमी लंबाई का एक गुलाबी क्रिस्टली सिंथेटिक रूबी का बेलन होता है, जो रूबी रॉड मैंने बताया। ऐसी रूबी क्रिस्टल जिसमें 0.05% क्रोमियम हो। रूबी क्रिस्टल पर एक हेलिकल आकार की फ्लैश ट्यूब लपेटी जाती है। यह फोटान उत्सर्जन ट्यूब कहलाती है। ठीक है। पंपिंग के प्रभाव से क्रिस्टल के क्रोमियम परमाणु उत्तेजित हो जाते हैं तथा उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। क्रिस्टल की अक्ष के समांतर फोटान किरण की शक्ति बढ़ जाती है तथा इससे कुछ आंशिक परावर्तक से परावर्तित होकर लेज़र किरणावली के रूप में बाहर निकल जाती है। गैस लेज़र या हीलियम नियॉन लेज़र की बात करते हैं। इसका फिगर है, तल होता है, विसर्जन इलेक्ट्रोड है, आंशिक परावर्तन है, लेज़र पुंज यहाँ से निकले। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। हीलियम नियॉन लेज़र उपकरण उपर्युक्त चित्र में प्रदर्शित किया गया है। एक ग्लास ट्यूब में पारे के 1 मिलीमीटर दाब पर 7 भाग हीलियम तथा 1 भाग नियॉन का मिश्रण भरा जाता है। ट्यूब के सिरे पर पूर्णतः सिल्वर किए गए दर्पण तथा दूसरे सिरे पर आंशिक रूप से सिल्वर किए गए दर्पण लगाए जाते हैं। ठीक है। दर्पण के मध्य की दूरी लेज़र प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का पूर्ण गुणक होती है। इसका प्रचलन ऑपरेशन क्या है। मिश्रण में नियॉन परमाणुओं की तुलना में हीलियम परमाणु अधिक होते हैं। इस प्रकार हीलियम परमाणु नियॉन परमाणुओं में जनसंख्या उत्क्रमण प्राप्त करने में सहायता करते हैं। जब फोटान की संख्या अधिक हो जाती है तब आंशिक रूप से सिल्वर किए गए दर्पण से निकल जाते तथा लेज़र किरणावली के रूप में प्राप्त होते हैं। अब लेज़र का अनुप्रयोग, लेज़र का एप्लीकेशन क्या होता है ये याद रखिएगा, अक्सर पूछ लेता है। तो लेज़र का उपयोग तकनीकी तथा औद्योगिकी क्षेत्र में, चिकित्सक क्षेत्र में, युद्ध काल में लेज़र विज्ञान तथा कटिंग होलोग्राफी, ड्रिलिंग में, लेज़र कम्युनिकेशन में। उसके बाद लास्ट टॉपिक क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये डिफिनीशन पूछता है कि क्रांतिक कोण क्या होता है या तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो देखिए पहले मैं पढ़ता हूँ फिर उसके बाद इसको समझाता हूँ। जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अविलंब से दूर हट जाती हैं।
अर्थात अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान से बढ़ जाता है। यदि आपतन कोण को धीरे धीरे बढ़ाते जाए तो अपवर्तन कोण का मान भी साथ ही बढ़ जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि बढ़ते बढ़ते अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, अर्थात अपवर्तित किरण की दिशा सतह के अनुदिश हो जाती है। इस स्थिति में आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, तथा इसे IC से प्रदर्शित करते हैं। अब यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण IC से अधिक हो जाए तो आपतित किरणें दूसरे माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में पूर्णतः परावर्तित हो जाती हैं। अतः इस प्रक्रिया में पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस प्रक्रिया को ध्यान दीजिए, कहने का मतलब ये नीचे वाला सघन माध्यम है, ऊपर क्या है, विरल माध्यम है। यहाँ से बिंदु P से कोई हमने किरण आपतित किया तो सघन माध्यम से किरण जा रही, जैसे विरल में पहुँचेगी ये अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। अब ये इस एंगल पे है, इस एंगल को और बढ़ा दे, कहने मतलब ये इसको हम यहाँ से देखिए ये एंगल और बढ़ गया, आपतन कोण क्या है, बढ़ गया, तो ये अभिलंब से और दूर भागेगा। तो ऐसे ये भागते भागते जैसे इसको यहाँ बढ़ाते तो ये और भागता एक स्थिति आएगी ये इसी के दिशा में हो जाएगा, उस तल के क्या हो जाएगा, अनुदिश हो जाएगा। तो 90 डिग्री यहाँ एंगल अभिलंब के साथ बनेगा। तो जब ये 90 डिग्री बन जाता है उस स्थिति में ये जो कोण आपतन कोण बना इसी आई जो आपतन कोण था, IC क्या है, क्रांतिक कोण को डिनोट करता है। तो ये IC क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण। जब ये क्या हो जाए, अब जो आपका अपवर्तन कोण था वो क्या हो जाए, इस तल के अनुदिश हो जाए 90 डिग्री अभिलंब के साथ कोण, तो उस समय यहाँ जो एंगल बनता है वही क्रांतिक कोण होता है। अब इसको और बढ़ा दें, क्रांतिक कोण जब ये 90 डिग्री है इसको और बढ़ाएंगे तो देखिए क्या होगा, ये और दूर भागेगा तो क्या पूर्णतः परावर्तित जगह अपवर्तित न होकर पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाएगा, परावर्तित होगा, पूर्ण परावर्तन हो जाएगा। तो इसे कहा जाता है पूर्ण अपवर्तन। ठीक है, इस तरह से 7 यूनिट के आधी टॉपिकें कवर हो गई। आधी टॉपिकें नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। इसको पढ़ते रहिए और ध्यान दीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।